जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की हम बात करते हैं, हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है ना। फॉरेन मार्केट क्या है, फॉरेन मार्केट के टाइप्स क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, और जब हम ट्रेड करते हैं तो रिस्क क्या रेज होते हैं और रिस्क को हम कम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड की जब हम बात करते हैं या फॉरेन ट्रेड जब हम करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी परेशानियाँ, ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, ऐसी कौन कौन सी बैरियर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं फॉरेन ट्रेड के केस में, राइट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बैरियर्स से। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द प्रोटेक्शनिस्ट सेंटिमेंट प्रिवेलिंग इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड countries, obstacles have been raised in the way of free foreign trade. Obstruction in foreign trade may take various forms. अगर हम बात करें obstacles की, अगर हम बात करें barriers की, तो जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको टाइम टू टाइम काफ़ी सारे बैरियर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स या वो बैरियर्स क्या हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला बैरियर है आपका इम्पोर्ट प्रोहिबिशन। इम्पोर्ट प्रोहिबिशन का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले तो इम्पोर्ट का क्या मतलब हुआ। इम्पोर्ट जब हम कोई सामान बाहर से खरीदते हैं, आपने सुना होगा काफ़ी चीज़ों के लिए लोग बोलते हैं ये इम्पोर्टेड सामान है ना, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ, वो हमारी कंट्री का नहीं है, हमारी डोमेस्टिक कंट्री का नहीं है, यहाँ पे नहीं बना हुआ है, कहाँ से आया है, किसी और देश से आया है, किसी और देश का बना हुआ प्रोडक्ट है, अमेरिका से आया है, अफ्रीका से आया है, ऑस्ट्रेलिया से आया है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, वो हमारे लिए कहलाएगा इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इम्पोर्ट हो गया जब हम किसी अन्य देश से कुछ खरीदते हैं, जब हम बेचेंगे तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा, जब हम खरीदेंगे तो वो इम्पोर्ट कहलाएगा, राइट। तो इम्पोर्ट के केस में क्या होता है, कई बार हम प्रोहिबिशन लगा देते हैं, जो सरकार होती है वो प्रोहिबिट कर देती है आपकी जो ट्रेडिंग होती है, जो आपका इम्पोर्ट होता है उसको। क्यों, क्योंकि जब आप इम्पोर्ट करोगे तो डेफिनेटली जो कैश का फ्लो होगा, जो कैपिटल का फ्लो होगा, वो किस तरफ होगा, सामान अगर आपकी कंट्री में आ रहा है तो इसका मतलब है कि कैपिटल का फ्लो बाहर की तरफ है। आप कोई सामान खरीदोगे तो उसके बदले में आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना। इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट तो बढ़े लेकिन इम्पोर्ट ना बढ़े, इम्पोर्ट कम हो, राइट। क्योंकि इम्पोर्ट जब कम होगा तो हमें पेमेंट कम करनी पड़ेगी, और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमें पेमेंट मिलेगी ज़्यादा, कह सकते हो कि रिसिप्ट ज़्यादा होंगी और पेमेंट्स कम होंगे। तो जो मोटिव होता है हमारा, जो गोल होता है वो क्या होता है, हम इम्पोर्ट को कम से कम करें और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो जितनी भी सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो क्या चाहती हैं, इम्पोर्ट को किसी तरह से रोका जाए या उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाए। पूरी तरह से बंद करना तो पॉसिबल नहीं है, पर उसको रिड्यूस करने की कोशिश जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं सभी करती हैं। तो इसमें पहला जो है इम्पोर्ट प्रोहिबिशन, देखिए क्या लिखा है, ऑल्दो मैंने जितनी भी मीनिंग्स थी उनको हाईलाइट किया हुआ है। Sometimes import of certain commodities is prohibited by law or allowed only under defined conditions. कहने का ये मतलब हुआ कि आपके यहाँ कई बार ऐसा होता है कि जब इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो सरकार क्या करती है, उस पर रोक लगा देती है ना, प्रोहिबिट कर देती है। जो आपके यहाँ के लॉज हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, हम इम्पोर्ट को या तो बिल्कुल उस आइटम के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए, या तो हम इम्पोर्ट को बिल्कुल बंद कर देते हैं या फिर उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, या फिर हम उसे अलाउ करते हैं तो कुछ सर्टेन कंडीशंस में करते हैं, कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। उन कंडीशंस के अंदर ही हम कहते हैं कि अगर आपको इम्पोर्ट करना है तो आपको इन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं इम्पोर्ट प्रोहिबिशन, ठीक है। इसके नीचे जो हाईलाइटेड पार्ट के नीचे का जो पार्ट है वो सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कब कब किन किन कंट्रीज़ ने इस तरह का प्रोहिबिशन लगाया है। तो आपको मीनिंग याद रखने की ज़रूरत है ना, किन कंट्रीज़ ने कब किया है उसको रटने की या याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसका मीनिंग ध्यान रखिएगा। इम्पोर्ट प्रोहिबिशन का क्या मतलब हुआ, जब हम आयात पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, कुछ जो आपकी पर्टिकुलर गुड्स हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, उनको क्या करते हैं, प्रोहिबिट कर देते हैं थ्रू द लॉ। जो आपके यहाँ लॉज हैं, एक्ट्स हैं, उनके थ्रू हम उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं या उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। और अगर उसको अलाउ करते भी हैं तो कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर करते हैं कि इन कंडीशंस को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, सेकेंड है आपका एक्सचेंज कंट्रोल, ठीक है, विनिमय पर नियंत्रण लगाना। इससे पहले आपने क्या किया था, आयात को नियंत्रित किया था, है ना। इसमें क्या कर रहे हो आप, विनिमय को नियंत्रित कर रहे हैं। देखिए क्या है, एक्सचेंज कंट्रोल
implies government interference with the buying and selling of foreign exchange। यहाँ पे हम सामान की बात नहीं कर रहे हैं, गुड्स एंड कमोडिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स आपकी करेंसी पर वो कंट्रोल लगा देते हैं। भाई अगर आपको सामान खरीदना है किसी देश से तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप करेंसी ही अरेंज नहीं कर सकते, करेंसी ही नहीं एक्सचेंज कर सकते, तो डेफिनेटली आप उस सामान को भी नहीं परचेज कर पाओगे, राइट। तो क्या करती है कि कमोडिटीज़ पर तो वो किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, लेकिन वो एक्सचेंज पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। आपका जो मार्केट में जो करेंसी प्रिवेल कर रही है ना, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। सपोज़ आपको अमेरिकन डॉलर में कुछ इंपोर्ट करना है और सरकार ने क्या किया, डॉलर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। इससे ऊपर क्या हो रहा था, हम गुड्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे। जैसे कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर केमिकल या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिन पर ये प्रोहिबिशंस होते हैं, है ना, ड्रग्स हैं, आपके फर्टिलाइज़र्स हैं, आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, या आपकी कुछ मेडिसिन्स हैं, या डिफेंस आइटम्स हैं, इन पर ये कुछ खास तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है ना। बाकी के सामानों पर तो इतना नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है। तो जब हम सामान पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तब हम उसे कह रहे हैं क्या, तब हम उसे कह रहे हैं इम्पोर्ट प्रोहिबिशन। हम उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये डिसीज़न लिया गया है कि अब हम डिफेंस में जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस जो यूज़ करती हैं, उसको अब हम खुद बनाएंगे। सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए, उस मिशन को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला है कि अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे। कुछ लिस्ट निकाली है उन्होंने कि इस लिस्ट में जितनी भी चीज़ें दी है अब उन्हें हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट नहीं करेंगे, अब हम उन्हें अपने ही देश में मैन्युफैक्चर करेंगे। तो एक तरह से क्या है, आयात को हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से उसको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपका इंपोर्ट है उसको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इंपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि डिफेंस के एरिया में अगर हम देखें तो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, तो इस वजह से उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसी को लाया है। तो जब हम कमोडिटीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो वो आपका इंपोर्ट प्रोहिबिशन का पार्ट है। हम इंपोर्ट पर रोक लगा रहे हैं, हम इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, लेकिन हम जब सेकेंड वाला, जब आप एक्सचेंज कंट्रोलिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम करेंसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, है ना, करेंसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और उसके एक्सचेंज पे कंट्रोल लगा रहे हैं कि आप इतने लिमिट तक की करेंसी को ही कन्वर्ट करा सकते हो, इससे ज़्यादा की करेंसी को आप कन्वर्ट नहीं करा सकते मार्केट में। तो डेफिनेटली सामान को खरीद सकेगा जितना वो कन्वर्ट करा पाएगा, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता। फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, कस्टम ड्यूटीज़। कस्टम ड्यूटीज़ क्या होती हैं, आपने सुना होगा टैक्स लगता है ना, आप पर इनकम टैक्स लगता है, कंपनीज पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, इंडिविजुअल्स की इनकम पर इनकम टैक्स लगता है, या प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स लगता है, इस तरह के टैक्स लगते हैं। तो वैसे ही अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेडिंग की, अगर हम बात करें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो उस पर जो सरकार जो टैक्स लगाती है, एक तरह से कह सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटीज़। आपका सामान जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उस पर जीएसटी लगता है, आपने पढ़ा होगा। जीएसटी अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें आपका CGST, SGST, IGST आता है। तो जब स्टेट से स्टेट में एंटर करता है तो उस पर SGST लगता है, राइट। तो वैसे ही जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान एंटर करता है तो उस पर भी कई सारे टैक्स लगते हैं ड्यूटीज़ के फॉर्म में, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटीज़। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, दिस इज़ एन ओल्ड मेथड। ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है ना, कस्टम ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी पुराना है। एंड कंसिस्ट in imposing import and export duties on goods coming into and going out of the country respectively। अगर जो सामान आपके देश में आ रहा है आपको उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, मतलब इंपोर्ट को कम करने की आप कोशिश करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दोगे। जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, वो इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देगी, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपका इंपोर्ट है वो डिस्करेज होगा, है ना। हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, डिस्करेज करेंगे इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा के। दूसरी तरफ अगर आपको किसी सामान का एक्सपोर्ट रोकना है, एक्सपोर्ट भी हमें कभी कभी रोकने की ज़रूरत पड़ जाती है, बैन लगाना पड़ता है। सपोज़ आपकी कंट्री में ही उसकी पूरी कमी हो रही है, या वो पूरी तरह से लोगों की ज़रूरत है और आप क्या कर रहे हो, आप उसे बाहर भेजे दे रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा देती है कि नहीं, पहले हम अपने देश के लोगों की ज़रूरत को पूरा करेंगे, उसके बाद हम इसे बाहर भेजेंगे। तो उस केस में क्या होता है, वो एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगा देती है। एक्सपोर्ट पर जो है
जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये आप कह सकते हो टैक्स के फॉर्म में ना मोनेटरी रिस्ट्रिक्शंस होता है। जो ये कस्टम ड्यूटी है ये कैसा है, ये मोनेटरी रिस्ट्रिक्शन है। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा वो रिस्ट्रिक्शन मोनेटरी नहीं था, ये कैसा है, ये मोनेटरी रिस्ट्रिक्शन है। आप पर जो बर्डन आएगा वो किस फॉर्म में होगा, वो मनी के फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ड्यूटीज़ बढ़ा रहे हैं। ड्यूटीज़ मतलब एक तरह का टैक्स, ठीक। तो टैक्स लगेगा तो आपको मनी के फॉर्म में उसका पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये पहले के 3 बैरियर्स थे। पहले क्या था, पहला था आपका इंपोर्ट प्रोहिबिशन, जिसमें आप कमोडिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे इंपोर्ट करने से। फिर आपका आया एक्सचेंज कंट्रोल, जिसमें आप कमोडिटीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं छू रहे थे, लेकिन आप एक्सचेंज को कंट्रोल कर रहे थे, करेंसी का एक्सचेंज। और तीसरा था आपका कस्टम ड्यूटीज़, जो कि एक टैक्स की तरह होता है और जिसमें आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाकर उसको डिस्करेज करने की कोशिश करते हो, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा फोर्थ देखिए क्या है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स। अब क्या होता है ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स, देखिए लिखा हुआ है इसमें, समटाइम्स डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इन द रेट ऑफ ड्यूटीज विद रिगार्ड टू डिफरेंट कंट्रीज। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब होता है जब हम कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज को प्रेफरेंस देने लगते हैं। अगर आप कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज को प्रेफरेंस दे रहे हो तो इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, राइट। अगर 2 या 3 कंट्रीज़ को आप ये कह देते हो कि ठीक है आपसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कम ड्यूटी लेंगे या आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि उन 2-3 कंट्रीज़ के अलावा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हो, पक्षपात कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को अपना कर भी हम क्या करते हैं, ट्रेड को डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें किसी स्पेसिफिक कंट्री से अपने इंपोर्ट्स को घटाना बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक कंट्री पर क्या करते हैं, हैवी ड्यूटीज़ रखते हैं और बाकी को प्रेफरेंस देते हैं, है ना। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन का असर क्या होता है, हमारे फॉरेन ट्रेड पर पड़ता है और हमारा फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इससे डीमोटिवेट होता है या डिस्करेज होता है, ठीक है। उसके बाद आइए 5th पॉइंट क्या है, कोटा रिस्ट्रिक्शंस। कोटा का क्या मतलब होता है, कोटा का मतलब होता है जब हम एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बना देते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी है, अगर वो बोल दे कि मैं जो हमारे यहाँ की जो सीट्स हैं वो 10% गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं, गर्ल्स को ही मिलेंगी, तो ये क्या किया, उन्होंने कोटा बना दिया 10% का, है ना। तो जब हम एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बना देते हैं, एक लिमिटेशन बना देते हैं कि इसमें यही आएगा, एक फिक्स्ड लिमिट बना देते हैं कि इन 10 सीट्स पर तो गर्ल्स ही आएंगी, है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोटा। तो गवर्नमेंट भी इस तरह की पॉलिसीज़ को अपनाती है। देखिए इसमें क्या लिखा है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कोटाज, custom quotas and import quotas. The first type allows a certain amount of a commodity at a favorable duty. और फिर नीचे देखिए जो highlighted part है, the import quota has more serious effect on trade. Here an arbitrary limit is set beyond which imports during a given period are not allowed. अच्छा, अब पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये दोनों का मतलब क्या हुआ, है ना। ये कोटा क्लियर हो गया आपको। कोटा मतलब होता है जब हम एक स्पेसिफिक लिमिट सेट कर देते हैं, एक स्पेसिफिक फिक्स्ड क्राइटेरिया बना देते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं कोटा। अब कोटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पहला होता है आपका कस्टम कोटा, दूसरा होता है आपका इंपोर्ट कोटा। तो देखते हैं दोनों का मतलब क्या है और यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि जो आपका इंपोर्ट कोटा है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो ट्रेड पे ज़्यादा होता है। अगर हम कंपैरिजन करें इंपोर्ट कोटा और कस्टम कोटा का, तो जो इफेक्टिव टूल है वो क्या है, वो इंपोर्ट कोटा है। तो ये आपको मीनिंग समझने के बाद आएगा समझ, ऐसा क्यों लिखा है। देखिए जो कस्टम कोटा होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो सरकार होती है किसी भी देश की, वो ये तय कर देती है कि ठीक है आप इस लिमिट तक परचेज करोगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, या आप इस लिमिट तक परचेज करोगे तो आपको इंपोर्ट ड्यूटीज़ में इतनी छूट मिलेगी, या आप इस लिमिट तक परचेज करोगे तो आपको जो प्राइजेस हैं वो इतने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करोगे तो फिर आप पर इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ेंगी, आपका प्राइस जो कॉस्ट आ रही है वो बढ़ेगी, है ना। एक लिमिट तक उसको क्या दिया जाता है, छूट दी जाती है, या एक लिमिट तक उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और इस लिमिट को जब वो क्रॉस कर देता है, सपोज गवर्नमेंट ने
सपोज ऑयल है ना, नेचुरल जो गैस होती है या पेट्रोलियम है, उसका इंपोर्ट करने पर सरकार ने तय कर दिया कि आप इतने बैरल तक खरीदोगे, 50 बैरल तक खरीदोगे, 100 बैरल तक खरीदोगे तो आप पर सिर्फ 10% इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पड़ेंगी। लेकिन अगर आप इसको क्रॉस करोगे, अगर आपने इसके ऊपर 1 बैरल भी खरीदा तो फिर हम उस पर क्या लगाएंगे, हम उस पर 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का जब सिस्टम होता है तब हम उसे कहते हैं कस्टम कोटा। मतलब हमने क्या करा है, एक लिमिटेड क्राइटेरिया बना दिया है, जिस लिमिटेड क्राइटेरिया पर आपको क्या मिलता है, कुछ सर्विसेज मिलती हैं, और उसको बियॉन्ड जाने के बाद आपकी क्या होती है, जो नॉर्मल ड्यूटी है उसके जो रेट्स है वो चेंज होने लगते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बियॉन्ड दिस द नॉर्मल ड्यूटी इज चेंज्ड, है ना, जो आपका नॉर्मल ड्यूटी का जो रेट है वो चेंज होने लगता है। सपोज 10% है, उस लिमिटेड कोटा तक 10% ड्यूटी लग रही है, तो उसके बाद 20, 30, 40 वो बहुत स्पीड में इंक्रीज होती है। तो वो इसलिए ही किया जाता है कि जिससे आप उस लिमिट को क्रॉस ना करो। आप ये सोचो कि आपको अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करोगे तो आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, और इस थॉट के साथ आप क्या करो, उस लिमिट को क्रॉस ना करो। इस मोटिव से, इस गोल से क्या किया जाता है, कस्टम कोटा लगाया जाता है। लेकिन इम्पोर्ट कोटा का क्या मतलब है? इम्पोर्ट कोटा का मतलब ये होता है कि इम्पोर्ट कोटा में हम एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी तय कर देते हैं कि आपको 50 बैरल्स तक ही खरीदना है। जैसे मैंने बोला ना कि इससे ऊपर वाले में कस्टम कोटा में क्या था, उन्होंने कहा, सरकार ने कहा कि अगर आप 50 बैरल तक खरीदोगे तो आपको 10% ड्यूटी देनी पड़ेगी, और 50 से अगर आप ऊपर जाते हो, 1 बैरल भी आपने एक्स्ट्रा खरीदा तो आपको उस पर 20% देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी जो परचेज है उस पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। आप परचेज कर सकते हो, आप 51 खरीदो, आप 100 खरीदो, आप 101 खरीदो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आपकी परचेजिंग लिमिट है उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं करा है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने सिर्फ ड्यूटी इम्पोज की है ना, हैवी ड्यूटी लगा दी है। उन्होंने ये सोचा कि हम हैवी मॉनेटरी ड्यूटी जब लगाएंगे तो लोग अपने आप नहीं खरीदेंगे उस चीज़ को। लेकिन जो आपका इम्पोर्ट कोटा होता है उसमें हम क्वांटिटी डिसाइड कर देते हैं। कहने का मतलब है, सरकार ने कह दिया कि आप सिर्फ ऑयल के 50 बैरल्स खरीद सकते हो, इसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते, मतलब उस लिमिट को आप क्रॉस ही नहीं कर सकते। और इसी वजह से लिखा है कि इम्पोर्ट कोटा हैज़ मोर सीरियस इफेक्ट ऑन ट्रेड, क्योंकि हमने इम्पोर्ट कोटा में क्वांटिटी को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। कस्टम कोटा में क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं थी। जिसके पास पैसे होंगे, जो पैसा लगाना चाहेगा उसमें, वो जा सकता है, वो 50 को क्रॉस कर सकता है, 51, 60, 70 बैरल्स भी खरीद सकता है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है इम्पोर्ट कोटा के केस में वो क्या है, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि नहीं, क्योंकि हमने क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी, कोई सामने आपके ऑप्शन ही नहीं है, आपको 50 तक ही खरीदना पड़ेगा बस। तो इसी वजह से ये लिखा है कि जो आपका इम्पोर्ट कोटा होता है उसका जो इफेक्ट होता है ट्रेड पे वो कहीं ज़्यादा सीरियस होता है। Here an arbitrary limit is set beyond which import during a given period are not allowed. इसमें जो आपकी आर्बिट्रेरी लिमिट सेट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। अगर उन्होंने ये तय कर दिया है कि 1 साल में आप इतनी क्वांटिटी का ही इंपोर्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली फिर आप उस क्वांटिटी की लिमिट को क्रॉस किसी भी हाल में नहीं कर सकते। लेकिन कस्टम कोटा के केस में आप क्या कर रहे थे, लिमिट को क्रॉस कर रहे थे, आप पर थोड़ी सी पेनाल्टी ज़्यादा पड़ रही थी, आपको ड्यूटी ज़्यादा देनी पड़ रही थी, लेकिन उसकी कॉस्ट के बदले आप जा तो सकते थे उस लिमिट के बियॉन्ड। लेकिन आपका जो ये है इम्पोर्ट कोटा, उसमें तो आप लिमिट को क्रॉस ही नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये कहा गया है कि जो आपका इम्पोर्ट कोटा है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, ओके, ये तो इन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है, देख लेते हैं, स्टार्टिंग का फर्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। The import duties bring revenue to the state treasury, but under the quota system, the differences between the foreign prices and home prices which arise on amount of restricted supply is pocketed by the importer. क्या कहने का मतलब हुआ, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो आप इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाते हो उसमें तो जो आपका स्टेट है, जो आपकी सरकार है, उसको रेवेन्यू मिलता है। रेवेन्यू मिलता है मतलब उसकी आय होती है। क्यों? क्योंकि ड्यूटीज़ एक तरह का टैक्स है ना। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में आप क्या कर रहे हो, टैक्स इम्पोज कर रहे हो एक तरह का 10%, 20%। तो जब वो टैक्स आपको मिलेगा तो वो आपकी आय होगी, वो सरकार की आय होगी। लेकिन कोटा सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। कोटा सिस्टम में तो हम एक क्राइटेरिया बना रहे हैं ना,
है ना। कोटा सिस्टम में अगर हम एक्सपोर्ट कोटा की इंपोर्ट कोटा की बात करें तो इंपोर्ट कोटा में तो बिल्कुल भी रेवेन्यू नहीं होता। कस्टम कोटा में अगर वो उस कोटा की लिमिट को क्रॉस करेगा तो फिर रेवेन्यू होगा कुछ, लेकिन अगर हम इंपोर्ट कोटा की बात करें तो वहाँ पर तो किसी भी तरह का कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ओके, अब लास्ट के आपके 2 मेथड्स या 2 बैरियर्स और बचे हैं, वो देख लेते हैं। उसके बाद है आपका इंपोर्ट लाइसेंसिंग। लाइसेंस क्या होता है, जैसे कि अगर आपको गाड़ी ड्राइव करनी है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही अगर आपको इंपोर्ट करना है, गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंसिंग की पॉलिसी ले आती है और कहती है कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस वो क्या करती है, कुछ लिमिटेड लाइसेंस ही इशू करती है। तो डेफिनेटली जब वो कुछ लिमिटेड लाइसेंस इशू करेगी तो उस लिमिट तक ही ट्रेड हो सकेगा। अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, है ना, थाउजेंड्स में, लैक्स में ट्रेडर्स हैं और सब ट्रेडिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अब अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी ले आए कि नहीं, इस प्रोडक्ट के इंपोर्ट के लिए तो मैं लाइसेंस जारी करूँगा और लाइसेंस लेने वाले ही लोग सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उस लाइसेंस की वो लिमिट बना दे कि ओनली 1000 लाइसेंस विल बी इशूड, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आज के समय में हज़ारों लाखों लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो घटकर 1000 पे आ जाएंगे। जो 1000 लोग लाइसेंस लेंगे उन्हीं को सिर्फ क्या होगा, ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। या लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी थोड़ा सा क्या कह सकते हैं आप, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना, टाइम टेकिंग होता है, काफ़ी सारे पेपर्स देने पड़ते हैं, काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं कई बार लाइसेंस लेने में, कि अरे लाइसेंस ले के करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट का ट्रेडिंग, चलो हम किसी और प्रोडक्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। तो लाइसेंसिंग एक तरह से डिस्करेज करने का टूल होता है। लाइसेंसिंग की पॉलिसी अगर हम इंडिया में बात करें तो 1991 से पहले बहुत सारे ट्रेड्स में ऐसा था कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। किसी भी इंडस्ट्री को लगाना है तो लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन जब हम 1991 में एलपीजी की पॉलिसी लेकर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें जो पहला पिलर था हमारा लिबरलाइजेशन, उसके तहत हमने क्या करा, डी लाइसेंसिंग को अपनाया। डी लाइसेंसिंग मतलब जो लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट हमने बनाया हुआ था इंडिया में, उसको हमने कर्व आउट करना स्टार्ट किया, उसको रिड्यूस करना स्टार्ट किया। कुछ लिमिटेड एरियाज़ में ही हमने ये रखा कि इसमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सारे इंडस्ट्रीज़ को, बाकी सारे बिजनेसेस को हमने उस लाइसेंसिंग की कैटेगरी से बाहर कर दिया। अभी भी अगर आप देखो, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए अगर आप फार्मेसी स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप लैब स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है ना। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं अभी भी जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अल्कोहल है या आपके आर्म्ड इक्विपमेंट्स है, गन्स वगैरह हैं, इनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत आज भी पड़ती है। लेकिन बाकी सारे जो ट्रेड्स थे उनको हमने लाइसेंसिंग से बाहर कर दिया। तो लाइसेंस एक तरह का टूल है जो आपके ट्रेड को डिस्करेज करने का काम करता है, क्योंकि लाइसेंसिंग का जो पॉलिसी होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और हर इंसान को लाइसेंस मिल नहीं पाता, और हर इंसान लाइसेंस लेने में इंटरेस्टेड भी नहीं होता है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है जो प्रोसेस होती है, और उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, तो इस वजह से हर कोई लाइसेंस लेने के लिए रेडी भी नहीं होता। तो लाइसेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, लाइसेंसिंग की पॉलिसी को अपना के हम उसको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ लिखी है, अंडर दिस सिस्टम द government does not allow import of certain goods without a license being obtained by the importer। इसमें सरकार क्या कर देती है, इसमें कह देती है कि ये पर्टिकुलर गुड्स हैं और इन पर्टिकुलर गुड्स का अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो इंपोर्ट होगा उन गुड्स का वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। आपको इंपोर्ट करने के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट। तो इससे क्या होता है, एक तरह से डिस्करेज होता है आपका ट्रेड। लास्ट देखते हैं इंपोर्ट मोनोपोलीज। इंपोर्ट मोनोपोलीज का मतलब है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली को हम हिंदी में कहते हैं एकाधिकार। जब किसी क्षेत्र पर किसी एक व्यक्ति का, किसी एक कंपनी का, किसी एक पर्सन का अधिकार होता है तो हम उसे कहते हैं मोनोपोली। तो इंपोर्ट मोनोपोलीज का मतलब है जब गवर्नमेंट पूरी की पूरी ताकत, पूरी की पूरा जो अधिकार है वो अपने हाथों में ले लेती है। द गवर्नमेंट में टेक द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आ स्टेट मोनोपोली एज रशिया। रशिया में ये पॉलिसी एप्लीकेबल है। तो आपको ये कह दिया जाता है कि जितने भी इम्पोर्ट्स होंगे कंट्री में वो कौन करेगा, वो सिर्फ सरकार करेगी,
है ना, जो वहाँ पे रूलिंग पार्टी है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उसके पास ये अधिकार है कि वो इम्पोर्ट कर सकती है और कोई इम्पोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में भी इम्पोर्ट में कमी आएगी। जब आप इम्पोर्ट कर ही नहीं सकते, सिर्फ सरकार करेगी, तो सरकार तो अपने हिसाब से करेगी ना। सरकार को जो वस्तुएं ज़रूरी लगेंगी, जिन कमोडिटीज़ की ज़रूरत लगेगी, वो उनका इम्पोर्ट करेगी, बाकियों का नहीं करेगी, राइट। तो इम्पोर्ट को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है इम्पोर्ट मोनोपोलीज के केस में। तो ये कुछ बैरियर्स होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज टाइम टू टाइम लगाती हैं और जो फॉरेन ट्रेड को डिस्करेज करने का काम करते हैं। फॉरेन ट्रेड अगर हम कम करना चाहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अगर हम कम करना चाहते हैं, तो हम इन सारे तरीकों को अपना सकते हैं। और इन तरीकों को अपनाने से क्या होता है, हमारा एक्सचेंज और हमारा ट्रेड दोनों कम हो जाते हैं, क्योंकि जब ट्रेड कम होगा तो एक्सचेंज में भी तो कमी आएगी ना। आपको करेंसी की ज़रूरत कम पड़ेगी तो आप एक्सचेंज कम करोगे। तो ये कुछ तरीके हैं, कौन कौन से हैं। इम्पोर्ट प्रोहिबिशन, जिसमें आप कमोडिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हो। एक्सचेंज कंट्रोल, जिसमें आप करेंसी को रिस्ट्रिक्ट करते हो, करेंसी पे कंट्रोल लगाते हो। फिर आपका है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब एक तरह से आप टैक्स लगा रहे हो, है ना। ड्यूटीज़ मतलब आप एक तरह से क्या लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में। उसके बाद आया प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब आप कुछ कंट्रीज को प्रेफरेंस दे रहे हो। तो इसका एक दूसरा मतलब भी ये हुआ कि आप बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी अपना रहे हो। तो इस तरह से भी आप क्या करोगे, ट्रेड को डिस्करेज करोगे। उसके बाद आपका आया कोटा रेस्ट्रिक्शन, जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक स्पेसिफिक लिमिट बना रहे हो, एक क्राइटेरिया बना रहे हो। और इसमें भी दो तरह के कोटाज आते हैं जो कि हैं कस्टम कोटा और इम्पोर्ट कोटा। कस्टम कोटा में आपने लिमिट सेट नहीं की होती है, मतलब आपने इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया होता है, सिर्फ आपने मोनेटरी ड्यूटीज़ में चेंज किया होता है। आपने ये तय कर दिया होता है इतनी यूनिट्स तक इतनी ड्यूटी पड़ेगी, इसके बियॉन्ड जाओगे तो इतनी पड़ेगी, फिर इसके और बियॉन्ड जाओगे तो इतनी, मतलब वो इंक्रीज़ होती जाती है धीरे धीरे। जो आपके टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो इंक्रीज़ होती जाती हैं। और उसके बाद आपका जो इम्पोर्ट कोटा है, उसमें आप ड्यूटीज़ नहीं बढ़ाते, उसमें आप सीधे सीधे रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। उसमें ये कह दिया जाता है कि इतने यूनिट्स तक का तो इम्पोर्ट किया जा सकता है, इसके बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते। अगर आप ड्यूटी देने के लिए रेडी हो तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें वो लिमिट तय कर दी है। कस्टम कोटा में आप जा सकते हो, अगर आप देने के लिए रेडी हो तो आप जा सकते हो उस लिमिट के बियॉन्ड, लेकिन आपका इम्पोर्ट कोटा में आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप ड्यूटी देने के लिए रेडी हो फिर भी नहीं। फिर आपका था इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, जिसमें लाइसेंस को हम क्या कर देते हैं, कंपलसरी कर देते हैं कुछ स्पेसिफिक गुड्स के लिए। तो उनका इम्पोर्ट ऑब्वियसली कम हो जाता है, क्योंकि हर कोई उसको इम्पोर्ट कर ही नहीं पाता, जिसके पास लाइसेंस होगा वही कर पाएगा। और एंड में आपका आया इम्पोर्ट मोनोपोलीज, जिसमें जो सरकार है वो अपनी मोनोपोली ले लेती है, मतलब वो पूरा का पूरा अपना अधिकार जमा लेती है। कहती है कि इम्पोर्ट होगा तो सिर्फ मैं करूँगा, है ना, इम्पोर्ट होगा तो सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। जो आम जनता है, जो आम इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हैं, ट्रेडर हैं, वो उस इम्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप क्या करते हो, ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो, और इस तरह से जो आपका फॉरेन ट्रेड है वो उसमें ये बैरियर्स का काम करते हैं। अगर किसी कंट्री में इस तरह के चीज़ें लगी हुई हैं, है ना, कस्टम ड्यूटी बहुत हाई है, वहाँ पर कुछ बैन्स लगे हुए हैं, रिस्ट्रिक्शन लगे, कंट्रोल लगे, तो डेफिनेटली आप वहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, ये एक तरह से बैरियर का काम कर रहा है, राइट।